कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था, आपको समझ में आ रहा हो, मुझे समझ में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि हाँ समझ में आ रहा है। कोई पॉइंट सर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके विषय में आप ही कमेंट में कुछ लिख कर बता दीजिए। और कई सारे बच्चे क्वेश्चन के आंसर भी लिख रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं भी लिख रहे हैं। कारण क्या है कि वो शायद कमेंट में लिखने में शायद आदी ना हो, पर अपनी कॉपी में तो भी क्वेश्चन के आंसर को लिखा करिए ताकि उससे आपकी एक हैबिट बने। जब हैबिट बनती है तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को समझने की प्रायिकता भी बहुत अच्छी बनती है आपकी। तो हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर की भी बात कर रहे थे कि ज्योग्राफी में भी बच्चे लोग कमेंट्स लिखते रहे, उसे भी लिखते रहिए और हिस्ट्री के भी कमेंट्स को आप लिखते रहिए। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में हमने नेपोलियन को पढ़ चुके थे। और नेपोलियन को पढ़ने के बाद में हमें नेपोलियन के पतन के बारे में हमें पढ़ना था, क्योंकि हमने महाद्वीपीय व्यवस्था देखी थी और महाद्वीपीय व्यवस्था का जो असफल होने का कारण क्या था उसके बारे में हमने जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, वियना व्यवस्था, और उसी के बाद में हम औद्योगिक क्रांति को पहले समझ लेंगे, वियना व्यवस्था को पहले समझ लेंगे क्या थी, और साथ में हम औद्योगिक क्रांति की थोड़ी सी बातें भी कर लेंगे। तो मतलब 3 टॉपिक आज के लेक्चर में थोड़े से मिक्सअप रहेंगे। तो हम देख रहे थे भैया नेपोलियन के पतन के कारण, नेपोलियन के पतन के कारण कई सारे कारण रहे, जिसमें से एक कारण रहा स्पेन के साथ युद्ध। क्या रहा? स्पेन के साथ युद्ध। दूसरा कारण मैं एक एक करके आपको डील करते जाऊंगा। दूसरा कारण एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध। तीसरी बात लगातार युद्ध किया जाना। चौथी बात महाद्वीपीय व्यवस्था का असफल होना, जिसको हम पढ़ चुके हैं। स्पेन के साथ युद्ध का मतलब है कि स्पेन के साथ युद्ध में उसने खुद ने अपनी जीवनी में लिखा था कि भैया स्पेन के नासुर ने मेरे पतन को सुनिश्चित किया, पतन को दिखाया। स्पेन क्या था? एक स्पेन, आप सभी को पता है, महाद्वीपीय व्यवस्था जब लगा रहा था तो महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन को कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं कमजोर करना, और आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करके वहां की जनता में असंतुष्टि का भाव जगाना, और इस असंतुष्टि के भाव के समय में आक्रमण करके ब्रिटेन को कहीं ना कहीं पराजित करना युद्ध में। और इसी के कारण महाद्वीपीय व्यवस्था लगाई थी। पर ब्रिटेन ने चोरी छुपे कई यूरोपीय देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध बना के रखे, और इसमें बना के रखा उसने पुर्तगाल से। और आप सबको पता है पुर्तगाल की महारानी कैथरीन का विवाह किया गया था राजकुमार, ब्रिटिश के राजकुमार के साथ, और इसके कारण पुर्तगाली और ब्रिटिश के संबंध बहुत अच्छे थे। और यही कारण था कि पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में संबंध अच्छे होने के कारण व्यापार लगातार बन रहा था। और इस व्यापार लगातार बनने के कारण ब्रिटेन की के ऊपर लगाई गई महाद्वीपीय व्यवस्था कहीं ना कहीं नेपोलियन को कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रही थी? असफल होते दिखाई दे रही थी। और नेपोलियन के द्वारा पुर्तगाल पर आक्रमण करने की कोशिश की, पर पुर्तगाल तक के पहुंचने के लिए स्पेन को क्रॉस करना पड़ता था, और इसी दौरान स्पेन की मुख्य भूमि को क्रॉस करके पुर्तगाल पहुंचा और वहां पर पुर्तगाल को पराजित करने की कोशिश की। और इसी दौरान उसे लगा कि भैया स्पेन में भी राजाओं के मध्य में युद्ध चल रहा है, उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा है। मैं किसी एक पक्ष को लेता हूं और उस पक्ष के व्यक्ति को राजा बनाने की कोशिश करूंगा। और इसी दौरान उसने एक पक्ष लिया और उस पक्ष को राजा बनाने की जगह पर अपने ही भाई जोसेफ को उसने क्या बना दिया? राजकुमार बना दिया, राजा बना दिया। और राजा बनाने के कारण स्पेन की जनता धीरे 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 आग बबूला होने लगी। उन्हें अपने राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं ठोकर मारने जैसी लगी। जब ये बात उनको समझ में आई तो उनके द्वारा आंदोलन किया गया, उनके द्वारा गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से लगातार विद्रोह किया गया। और जब गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से
लगातार विद्रोह किया गया, तो जनता के दबाव में आकर राजा जोसेफ को भागना पड़ा, और जोसेफ को जब भागना पड़ा तो पहली बार नेपोलियन की पराजय फ्रांस में दिखाई दी। और जब ये दिखाई दी तो अन्य फ्रांस के खिलाफ अन्य यूरोपीय कंट्रियों के द्वारा भी नेपोलियन के खिलाफ आक्रमण करने की कोशिश की। इसी में कई सारे मोर्चों पर युद्ध मतलब आगे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो गलती नेपोलियन ने अपने समय में दोहराई, उसी गलती को दोहराया हिटलर ने, और यही कारण रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना पराजित हुई। अब कैसा था, नेपोलियन के द्वारा पश्चिम के तरफ भी आक्रमण किया गया यूरोप के, और पूर्व की तरफ भी आक्रमण किया गया। पश्चिम की तरफ आक्रमण किया गया मतलब स्पेन और पुर्तगाल में आक्रमण करने की कोशिश की, और पूर्व की तरफ आक्रमण मतलब बुल्गारिया, पोलिश वगैरह के क्षेत्र में आक्रमण, रशिया के क्षेत्र में आक्रमण करने की कोशिश की। और दोनों ही जगह पर एक साथ मतलब जो एकीकृत सेना थी वो दो भागों में बढ़ गई, एक पूर्व की ओर आक्रमण करने वाली, दूसरी पश्चिम की ओर आक्रमण करने वाली। और इसके कारण जो सैन्य शक्ति थी वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। और सैन्य शक्ति जब कमजोर हो गई तो विभिन्न देशों को के द्वारा नेपोलियन को हराना आसान हो गया। और इसी के साथ में जब वो रूस के तरफ बढ़ा और रूस के शासक जार को हराने की कोशिश करने लगा, तो हराने की कोशिश में 5 लाख सैनिक को लेकर गया। जार इतना महत्वाकांक्षी और निर्बल शासक था, और साथ में उसके पास बहुत सारा एरिया था, और बहुत सारा एरिया होने के कारण क्या था कि मॉस्को यहाँ पर है, तो उसने मॉस्को को छोड़ दिया और नेपोलियन को बोला आप आ सकते हो तो मेरे तरफ आओ, मैं आपकी तरफ युद्ध करने नहीं आऊंगा। तो वो लगातार साइबेरिया के मैदानों में अंदर बढ़ते चले गया, और नेपोलियन भी उसका लगातार पीछा करते चले गया। नेपोलियन जब पीछा करते चले गए तो जो सैनिक 5 लाख सैनिक, 6 लाख सैनिक उसके साथ गए थे, एक समय में दम तोड़ने लगे। गया था 5 लाख लेकर, 6 लाख लेकर, आया 1 लाख लेकर। और जब 1 लाख लेकर आया तो 1813 के लिप्जिंग के मैदान में हारता है, और हारने के बाद में हमें दिखाई देता है कि भैया नेपोलियन का पतन शुरू हो गया। लास्ट में लगातार युद्ध लड़ते रहा मतलब कभी भी वो व्यवस्था को ध्यान में नहीं दे, वो लगातार युद्ध में ही कहीं ना कहीं पड़ा रहा। वो उसने खुद ने भी कहा था कि युद्ध दर्शन, उसका जो युद्ध दर्शन था मतलब सोच थी कि भैया जनता ने मुझे जो चाहा है वो मेरी बातों के कारण नहीं, मेरे कार्यकलापों के कारण नहीं, सामाजिक कार्यकलापों के कारण नहीं, जनता ने मुझे चाहा है युद्ध के कारण, तो युद्ध करना मेरा सच्चा धर्म हो जाता है। और यही कारण था कि उसने अपने जीवन में राजा बनने के बाद 40 के करीब करीब युद्ध लड़े। और जब लगातार युद्ध लड़ते रहा तो कहीं ना कहीं इसका असर सेना पर पड़ा, इसका असर कहीं ना कहीं अर्थतंत्र पर पड़ा, और इसका असर कहीं ना कहीं आइट साइड के जितने राज्य थे वे शत्रु के रूप में बनकर उभर कर आए। तो ये भी पतन का क्या बना, कारण बना। लास्ट था महाद्वीपीय व्यवस्था का असफल होना। आपको मैंने बताया महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण राजा और ज्यादा हमारे साइड आइट साइड के क्या हुए, असंतुष्ट हुए, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप ब्रिटेन के साथ संबंध मत रखिए, यदि आप ब्रिटेन के साथ संबंध रखोगे तो युद्ध की आपको मेरे द्वारा पूर्व चेतावनी है। और जब ये बात बोली गई तो जब उनके द्वारा युद्ध ना करने की कोशिश में जब ब्रिटेन के साथ संबंध को समाप्त किया, तो पर वस्तु की आपूर्ति भी तो होनी चाहिए, पर आपूर्ति जब फ्रांस करने में सहज ही नहीं रहा तो स्वाभाविक रूप से जो आइट साइड के जितने राज्य थे वह असंतुष्ट हुए, और असंतुष्ट हुए तो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या हुई, असफल हुई। इसके कारण भी लगातार युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं नेपोलियन के पतन के कारण थे। पर भैया नेपोलियन एक फ्रांस की क्रांति में जन्मा व्यक्ति था, और फ्रांस की क्रांति में जन्मा व्यक्ति था तो भैया फ्रांस की क्रांति का प्रभाव बहुत अधिक ज्यादा पड़ा, आगे इतना ज्यादा पड़ा फ्रांस की क्रांति में कि जो हमारा संविधान है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है उसे हमने जोड़ा, हमारी प्रस्तावना में जोड़ा। तो भैया फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या रहा, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव रहा कि इसके कारण इटली और जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। आगे हम पढ़ेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण की क्या हुई, पृष्ठभूमि तैयार। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात हमें दिखाई दी। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात पूरी जगह पर फैली। साथ में प्रगतिशील
प्रगतिशील समाज की स्थापना की बात की गई, अर्थात लोकतंत्र को ज्यादा तरजीह देने की बात की कि भैया लोकतंत्र होना चाहिए, समाज में भी लोकतंत्र रहना चाहिए, और जो शासन तंत्र होना चाहिए वो जनता के द्वारा, जनता के लिए, इस प्रकार की बात हमने। और इसी के बाद में हमें इसके प्रभाव के विपरीत हमें दिखाई दिया अप्रगतिशील या अवरुद्ध करने वाले संगठन भी, जिसमें आपको अब मेटरनिक दिखाई देगा, जो ऑस्ट्रिया का राजा था, प्रधानमंत्री था, और जिसने ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे प्रगतिशील बातों को, लोकतंत्र जैसे प्रगतिशील बातों को रोकने की कोशिश की। और इसी बात को रोकने के लिए उसने, जैसे ही नेपोलियन 1815 के लिबजिंग के मैदान में, वाटरलू के मैदान में आता, दो युद्ध होते प्रमुख, एक रहता है लिबजिंग का मैदान, और लिबजिंग के मैदान में 1813 में हारता है, फिर उसको द्वीप पर भेजाता है, वहां से वो वापस आता है, वो वापस आने के बाद में फिर फ्रांस का सम्राट बनता है, और फिर वो युद्ध हारता है संयुक्त सेना जिसका नेतृत्व करती है ब्रिटेन, जिसे कहता है वाटरलू का मैदान का युद्ध। और उसमें भी जब वो हारता है तो लास्ट में उसको सेंट हेलेना भेज दिया जाता है, जहाँ 1821 में उसकी हो जाती है मृत्यु। मतलब 200 साल होने वाले हैं किसकी मृत्यु पर? नेपोलियन की मृत्यु पर। मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न बनने की क्या है? संभावना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब इसी बात को ध्यान में रखकर मैं आपसे ये चीज बताने वाला था कि ये प्रगतिशील बातों को रोकने के लिए विरोधक तत्वों का भी उदय हुआ, और विरोधक तत्वों का जब उदय हुआ तो इसी के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया वियना में। और ये उद्देश्य था कि जितनी भी प्रगतिशील बातें आई है फ्रांस की क्रांति के बाद में, उन प्रगतिशील बातों को रोका जाए। अगर रोकेंगे नहीं तो राष्ट्रतंत्र पूरा का पूरा समूल नाश हो जाएगा भैया। हर जगह पर लोगों की क्रांति होंगी। जब लोगों की क्रांति होगी तो राजा के विशेषाधिकार, पोप पादरियों के विशेषाधिकार क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसके लिए कौन सी बैठक हुई? वियना बैठक। वियना बैठक 1815। वियना बैठक 1815, जिसका उद्देश्य, बस याद रखिएगा, उद्देश्य 1789 के पूर्व की स्थिति को लागू करना। मतलब 1815 के 1789 के पहले कैसा समाज था? पुरातन समाज था। समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। पहला स्टेट कौन? विशेषाधिकार प्राप्त राजा, महाराजा, सामंत। दूसरा स्टेट कौन? पोप, पादरी। और तीसरा स्टेट कौन? करदाता, इंजीनियर, डॉक्टर और साथ में किसान, मजदूर। उस व्यवस्था को लागू करना, विशेषाधिकारों को बनाए रखना, ये सब मुद्दों को लेकर वियना बैठक हुई 1815 में। और इस बैठक में संरक्षक के रूप में आया ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था मेटरनिक। और मेटरनिक के द्वारा अपने आप को यूरोप का पुलिस कहकर जहां जहां पर भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाली बात आएंगी, उसने कहा कि वहां पर मैं अपना कर्तव्य समझूंगा कि मैं उन बातों को दबाऊं। और इसी बातों को दबाने के लिए अब ऑस्ट्रिया एक प्रमुख शक्ति के रूप में आता है। और क्या होता है? ऑस्ट्रिया को बहुत सारा क्षेत्र मिलता है बेटा, क्योंकि जितना क्षेत्र नेपोलियन जीतता है, नेपोलियन बहुत बड़े क्षेत्र को जीतता है। वर्तमान का फ्रांस, वर्तमान का जर्मनी, वर्तमान का इटली और पोलैंड का क्षेत्र भी वो जीत लेता है। ऑस्ट्रिया को लगातार युद्ध में हराता है। और जैसे ही नेपोलियन की मृत्यु होती है तो फ्रांस के क्षेत्र को कम किया जाता है और नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्र को बांट लिया जाता है। और बांटने के बाद में जो जर्मनी का क्षेत्र रहता है, वर्तमान जर्मनी का, उसका एक बड़ा भाग ऑस्ट्रिया को दिया जाता है। और जो वर्तमान का इटली का क्षेत्र रहता है उसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र दे दिया। याद रखें, लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र जो बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र वो किसे दे दिया जाता है? ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। और साथ में उस ऑस्ट्रिया के राजकुमारों के, मतलब जो भी परिवार से संबंधित लोग रहते हैं,
उनको कुछ छोटी छोटी रियासतें इटली, वर्तमान इटली के क्षेत्र में ही दे दी जाती, मतलब ऑस्ट्रिया का वर्चस्व बढ़ जाता। और ऑस्ट्रिया का वर्चस्व बढ़ने के बाद में पुरातन व्यवस्था पुनः आ जाती है। और पुरातन व्यवस्था जब पुनः आ जाती है तो हमें दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जर्मनी में कुछ बातें ऐसी होती है, इटली में कुछ बातें ऐसी होती है कि इटली जो छोटे छोटे 300 राज्यों में बटा हुआ था, उसका एकाएक 1856 के बाद में क्रिया शुरू होती है और 1871 में आकर जर्मनी का और इटली का एकीकरण आपको दिखाई देगा। क्या रहेगा, हम आपसे बात करेंगे, मतलब एक एक वे में हम थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी वियना व्यवस्था, जिसका उद्देश्य था और इसके कारण किसका प्रभाव बढ़ा, ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ा। और इटली, जर्मनी का जो क्षेत्र था वो किसे मिला, ऑस्ट्रिया को मिला। और इसका संरक्षक कौन रहा, मेटरनिक। और मेटरनिक को क्या कहा जाता है, यूरोप का पुलिस। ये बातों को हमने जानने समझने की कोशिश की। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक में थोड़ा सा डूबिए, समझिए, क्योंकि मेरे पास 22 से 23 मिनट रहते हैं और 22 से 23 मिनट में बहुत सारी बातों को क्लियर करना रहता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अगर फ्यूचर में अगर ऑनलाइन कुछ हो तो हम जरूर ऑनलाइन के ऊपर बात करेंगे, ताकि 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको समय लगे हम उसके ऊपर बातें करके एक ही टॉपिक को थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि सब टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। पर अभी जो सुविधा है उसी सुविधा में चलना पड़ेगा। अब एक पॉइंट जरूर आता है, फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, दूसरी जगह पर क्यों नहीं हुई। अब मुझे बताओ, क्लास में आप बैठे हो और जब क्लास में बैठे हो, क्लास में प्रश्न वो ही करता है ना जिसको थोड़ी सी जानकारी होती है। जिसे कुछ भी नहीं पता रहता है वो एक चुप रहता है, और जिसको सब कुछ पता रहता है वो चुप रहता है। पर जिसको थोड़ा सा पता रहता है वो जरूर क्रॉस क्वेश्चन करता है कि नहीं। ऐसा ही समाज में होता है। जो समाज पूरी तरह से भरपूर रहता है, उसको सब चीज के बारे में खुलापन रहता है, जिस समाज में, वो कभी क्रांति नहीं करता। और जिसको कुछ भी नहीं पता रहता है वो भी क्रांति नहीं करता। वो क्रांति करता है जिसको कुछ बातें पता रहती, कुछ बातें नहीं पता रहती। ऐसी ही कंडीशन फ्रांस में थी। फ्रांस के अलावा जो मूल यूरोप के क्षेत्र में राज्य थे, उन यूरोप के राज्यों में जो पिछड़ापन था वो फ्रांस की तुलना में ज्यादा था, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर क्रांति नहीं हो सकती। और दूसरा, फ्रांस से जो श्रेष्ठ राज्य था वो था ब्रिटेन, जहां पर पहले ही 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में जनता का शासन कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्थापित होने लगा था। और जनता की बातें जब होने लग चुकी थी तो स्वाभाविक रूप से जनता की जब आकांक्षाओं की जब बातें होने लगी थी, जनता क्यों क्रांति करे। तो यही कारण रहा कि भैया फ्रांस में क्रांति हुई। अब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसके बाद में हमें एक और बात समझ में आई कि भैया फ्रांस में जो भैया नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लगाया था, वो महाद्वीपीय व्यवस्था को लगाए जाने के क्या कारण थे। तो हमने देखा, अब इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेजों ने लगातार बड़ी मात्रा में पूंजी को संचित करके रखा था, और उस संचय करने के कारण कहीं ना कहीं इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, और इसी के कारण कभी नेपोलियन इंग्लैंड को युद्ध में हरा नहीं पाया, और इसलिए उसने आर्थिक कमर तोड़कर सैन्य कमर तोड़ने की कोशिश की। तो भैया इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, तो हमें औद्योगिक क्रांति को पढ़ना है। कौन सी क्रांति को बेटा, औद्योगिक क्रांति, जो कहां पर हुई, इंग्लैंड में हुई। पर हमें औद्योगिक क्रांति, तो पहले औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है, दूसरा इसके कारण क्या है, इसके कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, तीसरा इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई भैया, अन्य जगह पर क्यों नहीं। चौथा पॉइंट, इस क्रांति का प्रभाव कैसे पड़ा, इस क्रांति का प्रभाव कैसे पड़ा। यहां पर हर जगह पर एक एक प्रश्न है। तो वर्तमान में जैसे आपसे अब बात होती है, जैसे मोदी जी
या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर गवर्नमेंट्स जो है वो लगातार फोर्थ जनरेशन की क्रांति की बात कर रहे हैं। कौन सी जनरेशन की बेटा? फोर्थ जनरेशन की, मतलब फोर्थ 0.4 ऐसी बात करते, 0.4 या 4.0 ऐसी कोई बात करते और कहते कि अब हम उस क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्रांति है पर हम उस क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, और उस क्रांति की ओर बढ़ने के लिए हमने कहा कि भैया उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेंगी, वहां पर दूरसंचार का बहुत अधिक महत्व रहेगा। ऐसा ही बेटा आधुनिक युग में पहली बार जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाप के इंजन ने। भाप के इंजनों को, जब भाप को लोकोमोटिव में चेंज किया गया और कुछ बातें ऐसी हुई कि उन बातों ने औद्योगिक क्रांति को कहीं ना कहीं सफल बनाया। पहली का कई सारे कारण, अगर मैं कारणों की बात कहूं तो पहले कारणों की बात से पहले औद्योगिक क्रांति क्या थी? क्रांति क्या थी? औद्योगिक क्रांति वस्तु निर्माण की पूर्व की पुरातन व्यवस्था की जगह नवीन व्यवस्था, जहां पर लोग एक साथ मिलकर किसी निश्चित वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं, उस प्रकार के अगर कोई घटना लगातार होते रहे और जिसके कारण वस्तु निर्माण की पूरी संरचना ही बदल जाए, उस प्रकार की घटना को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति के कई सारे कारण रहे। कई सारे कारणों में प्रमुख कारण रहा, अगर मैं कहूं, पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल। पुनर्जागरण काल के कारण क्या हुआ आप सभी को पता है। जो अंधकार काल में मनुष्य सोया हुआ था, जहां पर पोप पादरी के द्वारा कही गई बातें थी, उसको नकारने की कोशिश की गई और उसकी परिपक्व अवस्था क्या कहलाई? प्रबोधन काल। पुनर्जागरण काल के समय में आपको अच्छे अच्छे व्यक्ति दिखाई देंगे। पुनर्जागरण काल के समय में आपको दाते दिखाई देगा। पुनर्जागरण काल के समय में आपको गैलीलियो दिखाई देगा, कोपरनिकसन साहब दिखाई देंगे, केपलर दिखाई देगा। ये सब दिखाई दे जिन्होंने क्या किया? साइंस की दुनिया में क्या किया? झंडे गाड़ दिए। इसी के बाद में आपको प्रबोधन काल में चिंतक अच्छे दिखाई देंगे तो कुछ वैज्ञानिक दिखाई देंगे, जैसे न्यूटन साहब, जैसे कि जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का लॉ देकर कहीं ना कहीं वस्तु के निर्माण की परिभाषा को ही बदल दिया। और यही कारण रहा कि प्रबोधन काल और पुनर्जागरण काल ने औद्योगिक क्रांति को लोग सोचने लगे। लोगों ने छोटी छोटी रास्ता की जगह पर उन्हें चारकोल बनाने वाली वस्तु का निर्माण किया और उसके माध्यम से रोड बनाना शुरू कर दिया। वो कोयला पहले भी था, पहले भी खोदते थे कोयला, पर अधिक गहराई तक ये खोद नहीं पाते थे, क्योंकि अधिक गहराई खोदने पर क्या पानी निकलता था। पानी निकलता था तो स्वाभाविक पानी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था थी नहीं, तो क्या करते थे? थोड़े से क्षेत्र में कोयला को खोदते थे और वहां से कोयला निकालते थे। जैसे ही पानी भर जाता था दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे ही भाप के इंजन को क्या लोकोमोटिव में चेंज किया, टिल्लू पंप का निर्माण हो गया। टिल्लू पंप से पानी को निकालने लगे तो क्या होगा? इसके कारण गहराई तक की खुदाई शुरू हो पाई। ये सब क्यों? प्रबोधन काल के कारण। दूसरा, अगर हम देखें प्रमुख रूप से पूंजी एवं व्यापार। उद्योगों का निर्माण करना है तो बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए, और पूंजी चाहिए क्योंकि पूंजी जब रहेगी तभी ही लॉन्ग टर्म तक के उद्योग चल पाएंगे। क्योंकि प्रारंभ में उद्योग जो रहते हैं वो नकारात्मकता, नेगेटिव ग्रोथ रेट को लेकर चलते हैं। पर क्या हुआ? लगातार दूसरे मार्ग से दक्षिण एशिया के देशों के साथ व्यापार किए जाने के कारण लगातार मुनाफा कमाया, और मुनाफा कमाकर व्यापारियों ने उस पैसे को और बढ़ाने की कोशिश की। और बढ़ा कहां सकते थे? जहां पर अधिक लाभ की संभावना हो, और इसलिए उन्होंने क्या किया? उद्योगों में निवेश किया। उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था की तरह क्या अपने ऐशो आराम में खर्च नहीं किया, बल्कि उस पैसे को और बढ़ाने की कोशिश की। जब और बढ़ाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उद्योगों का क्या हुआ? निर्माण।
उद्योगों के निर्माण के साथ में विज्ञानवाद ने और अधिक इस औद्योगिक क्रांति को कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की। विज्ञानवाद ने कैसे, पहले कोई भी बीमारी होती थी तो बीमारी होने के कारण गांव के गांव, शहर के शहर, पूरे के पूरे शमशान बने जाते थे। जैसा अभी कोरोना चल रहा है, अभी कुछ ऐसी स्थिति आई कि नहीं है, क्योंकि हम विज्ञान के क्षेत्र में कई गुना आगे बढ़ चुके। इसके कारण उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाने के बावजूद भी हम उसके असर को कम करने में, नहीं तो इस समय तक के तो कई गांव पूर्व में शमशान बन जाते थे। कई सदी तक के वहां पर लोग जाना नहीं पसंद करते थे, मृत्यु घाटी के रूप में उसको संज्ञा दी जाती थी। पर जैसे ही विज्ञानवाद बढ़ा, तो विज्ञानवाद बढ़ने के कारण क्या हुआ, लोगों का जीवन सरल हुआ। जब लोगों का जीवन सरल हुआ, तो लोगों का जीवन सरल होने के कारण कठिनाई समाप्त हुई, मतलब लोगों की जनसंख्या में वृद्धि लगातार होने लगी। जब लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, तो स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु की मांग भी बढ़ने लगी। पर मांग बढ़ने के कारण पुरानी व्यवस्था के माध्यम से उन वस्तु की आपूर्ति की जा सकती थी क्या? नहीं की जा सकती थी। और यही कारण रहा कि अब भैया उत्पादन करने की प्रणाली को ही बदल दिया जाए और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए। तो विज्ञानवाद और साथ में जनसंख्या वृद्धि ने कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति को क्या किया, सफल बनाया, कारण बनाया। तो हमें औद्योगिक क्रांति के कुछ कारणों को पढ़ने की कोशिश की। ये कारण है, इन कारणों को आपको समझते चलना है और समझने के बाद में आपको विश्व में कहां कहां पर औद्योगिक क्रांति हुई। इसमें जापान की औद्योगिक क्रांति बड़ी दिलचस्प, मैं जरूर बताऊंगा आपको, एक आध दिन जरूर बताऊंगा कि जापान में एक ऐसा देश जो राजाओं के अधीन हो जाने के बाद में भी इतना अधिक टेक्निकली साउंड क्यों करता है, टेक्निकली इतना ज्यादा वास्ट क्यों है, मैं उसको जरूर बताने की कोशिश करूंगा इसी औद्योगिक क्रांति में। एक लेक्चर जरूर लूंगा, क्योंकि वो उसके ऊपर यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, तो मैं उसके ऊपर जरूर बात बताने की कोशिश करूंगा। और इसका असर भारत पर क्या होता है वो सब बात हम करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।